सबसे पहले हम जानेंगे अयस्कों का सांद्रण। जब भी हम खनिज लेकर आते हैं या जमीन से खुदाई करके हम अयस्क लेकर आते हैं, तो इस अयस्क में अयस्क के अलावा भी अन्य अशुद्धियाँ जैसे कि रेत, मिट्टी या अन्य भिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो इन सभी जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं, या इसे हम अपअयस्क भी कहते हैं। और जो सांद्रण प्रोसेस है, अयस्कों का सांद्रण की जो विधि है, उसमें हम अयस्क से इन्हीं अशुद्धियों को, गैंग को पृथक करते हैं। यानी कि जो अयस्क में उपस्थित गैंग या अशुद्धि को पृथक करने की क्रिया ही अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसे अयस्क का प्रसाधन या सज्जीकरण भी कहते हैं, या हम इंग्लिश में यदि हम लें तो हम कहेंगे कि ड्रेसिंग ऑफ ओर, या फिर हम कहेंगे बेनिफिकेशन ऑफ ओर यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से इन गैंग को पृथक करने के लिए हम भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। और यह विधि, ये कौन सी विधि किस अयस्क के लिए उपयोग में लाई जाएगी, यह उस अयस्क के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सी विधियों का उपयोग हम अयस्क के सांद्रण के लिए करते हैं। तो इसमें प्रमुख है, सबसे पहली विधि है द्रवित शोधन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके बाद द्वितीय विधि होगी चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरी विधि है फेन प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और चौथी विधि है यह लीचिंग या निक्षालन। और यहाँ पर हम बताते हैं कि जो शुरू की 3 विधियाँ हैं, यह भौतिक विधियाँ कहलाती हैं, जबकि जो निक्षालन विधि है, ये विधि है, जो निक्षालन विधि है, ये कहलाती है रासायनिक विधि। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक विधि। आइए सबसे पहले जानते हैं सांद्रण की प्रथम विधि, यानी कि द्रवित धावन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। यह विधि अयस्क तथा गैंग के आपेक्षिक घनत्व में अंतर पर आधारित है, और इसीलिए इस विधि को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहा जाता है। इनमें अयस्क तथा गैंग या अधात्री, इनके द्रव्यमान में जब अंतर होता है या घनत्व में अंतर होता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। और इस विधि का उपयोग प्रायः भारी अयस्कों जैसे कि टिन, लेड या आयरन जैसी धातुओं के अयस्कों के लिए उपयोग में लाया जाता है। हल्की धातुओं के अयस्कों के लिए इस विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में किस प्रकार से धातुओं का या अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके लिए जो संयंत्र उपयोग में लाया जाता है, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे नीचे एक सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म होता है, या हम कहें जिग जॉग जैसा यह प्लेटफॉर्म होता है। दूसरी ओर यहाँ पर चूर्णित अयस्क को गिराने के लिए ऊपर से एक पाइप लगी होती है, कंटेनर, जिसमें से चूर्णित अयस्क को नीचे गिराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पानी का तेज बहाव प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर एक पाइप लगी होती है। तो जब हमें सांद्रण करना होता है, वहाँ पर हम पहले चूर्णित या पल्वराइज अयस्क को इस ऊपर वाले पाइप से नीचे गिराते हैं, तथा साथ ही साथ यहाँ पर दाईं ओर से इन पर तेज पानी का बहाव छोड़ा जाता है। अब चूँकि जो गैंग या धात्री है वह हल्के होते हैं, और इसीलिए ये पानी के तेज बहाव के साथ बहकर आगे निकल जाते हैं, जबकि जो धातुएं होती हैं वो इन जिग जैग वाले खांचों में रुकती चली जाती हैं। इस तरह से जब पूरा गैंग या अधात्री बहकर आगे निकल जाता है, तो उसके पश्चात इन शुद्ध अयस्कों को हम एकत्रित कर लेते हैं तथा फिर इन्हें सुखाकर आगे के द्वितीय पद के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यह जो हाइड्रोलिक वॉशिंग की प्रोसेस है, ये खासकर भारी धातुओं के अलावा मैग्नेटाइट अयस्कों के लिए और साथ ही साथ क्रोमाइट अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अयस्कों के सांद्रण की दूसरी विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह विधि अयस्क तथा गैंग पार्टिकल्स के चुंबकीय गुणों में अंतर पर आधारित होती है। यानी कि इसमें से दोनों में से कोई एक, यानी कि या तो अयस्क या फिर गैंग, इनमें से किसी एक को चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए ताकि वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो सके, और इस आधार पर हम अयस्क तथा गैंग को एक दूसरे से पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार की ये जो विधि है मुख्य रूप से लौह अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि लौह अयस्क चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट अयस्क में जो प्रायः जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अचुंबकीय प्रकृति के होती हैं, जबकि मैग्नेटाइट अयस्क चुंबकीय प्रकृति का है, और इस तरह से इन्हें हम पृथक कर सकते हैं। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जैसे कि कैसेटराइट, या जिसे हम कहते हैं टिन स्टोन, जिसका सूत्र होता है SnO2। ये टिन स्टोन जो कि स्वयं अचुंबकीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसमें जो गैंग पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्फ्रेमाइड, ये जो हैं वह चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। हालांकि ये दोनों की जो घनत्व होता है, यानी कि अयस्क और गैंग पार्टिकल दोनों का घनत्व लगभग समान समान होता है, लेकिन क्योंकि इनके चुंबकीय गुणों में अंतर होता है, जो टिन स्टोन है वह अचुंबकीय प्रकृति का है, जबकि जो गैंग है वह चुंबकीय प्रकृति का होता है। इसीलिए इनका पृथक्करण भी हम चुंबकीय सेपरेशन मेथड या चुंबकीय पृथक्करण विधि से कर लेते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे पायरोलिसाइट अयस्क MnO2, ये जो कि चुंबकीय प्रकृति का है, जबकि इसमें उपस्थित जो गैंग होती हैं वो प्रायः आयरन के ऑक्साइड होते हैं, ये हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, और इन्हें इस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा जो रूटाइल अयस्क होते हैं, यानी कि टिटेनियम के ऑक्साइड TiO2, इनमें भी जो अशुद्धियाँ होती हैं, गैंग होते हैं, वो चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, और इसलिए इनका पृथक्करण या सांद्रण भी हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में किस प्रकार के संयंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक रोलर है, जिसमें कि यहाँ पर आपको दो व्हील दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक व्हील जो है वह मैग्नेटिक होता है या मैग्नेट का बना होता है, जबकि दूसरे व्हील को मैग्नेट का होना आवश्यक नहीं है। इन दोनों जो व्हील है उनके ऊपर एक रोलर बेल्ट ये रोल करता हुआ घूमता रहता है। जब हम अयस्क को चूर्णित कर लेते हैं, उसके पश्चात इस एक ओर से बेल्ट के ऊपर चूर्णित अयस्क को गिराया जाता है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये चूर्णित अयस्क आगे बढ़ता है तो इसमें से जो अचुंबकीय पदार्थ होगा वो जैसे ही बेल्ट के किनारे पर आता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होता है वह मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक व्हील है तो उससे वह उसकी वजह से, उसके आकर्षण की वजह से यह अभी भी बेल्ट से चिपका होता है, और जैसे ही वह मैग्नेटिक व्हील से दूर जाता है उसके बाद वह अलग होता है। तो इस तरह से जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है, चाहे वो ओर हो या फिर वो अशुद्धि हो, वो बेल्ट के सीधे नीचे, व्हील के सीधे नीचे गिर जाते हैं, जिसे हम अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक पार्ट होता है वह थोड़ा अंदर की ओर जाकर गिरता है, जिसे हम अलग कंटेनर में एकत्रित कर लेते हैं। और इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम अयस्क और गैंग को एक दूसरे से पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार की जो विधि है हमने पहले ही देखा, प्रायः मैग्नेटिक अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सांद्रण की तीसरी विधि, और यह विधि है फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। यह विधि केवल या मुख्य रूप से कहें सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका कारण यह है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो हल्के होते हैं और साथ ही साथ ये तेल के द्वारा भीग जाते हैं।
जबकि जो गैंग या अशुद्धियाँ होती हैं वो जल से भीगती हैं या जल के द्वारा गीली होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो जल स्नेही प्रकृति की होती हैं। जबकि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो ऑयल के प्रति स्नेह रखते हैं, ऑयल से जाकर चिपकते हैं या उससे भीग जाते हैं। और गुणों में अयस्क तथा अधात्री के गुणों में इसी अंतर का उपयोग करके इस विधि का निर्माण किया गया है, जिसे हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब यहाँ पर जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, जैसे कि मैंने बताया, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए उपयोग में लाई जाती है। उदाहरण ले सकते हैं हम। उदाहरण यहाँ पर है जैसे कि कॉपर ग्लैंस, जिसका सूत्र होता है Cu2S। इसी तरह से जिंक ब्लेंड ZnS ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं गैलेना PbS, या फिर आयरन पाइराइट जिसका सूत्र होता है FeS2। ये सभी के सब सल्फाइड अयस्क हैं जिनका सांद्रण हम फेन प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर जो फेन प्लावन विधि है उसमें अयस्क, चूर्णित अयस्क का जल में बना हुआ घोल तो लिया ही जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ भी ऐड किए जाते हैं या मिलाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो मिलाया जाता है वह है संग्राही या कलेक्टर। संग्राही वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि मुख्य रूप से ऑयल आते हैं या फिर कुछ जेंथेट आते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो ऑयल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो ऑयल से भीग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑयल होते हैं, और ख़ासकर यहाँ पर तारपीन का तेल या पाइन ऑयल जिसे कहते हैं, या चीड़ का तेल उपयोग में लाया जाता है। हालांकि यहाँ पर हम खाद्य तेलों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन खाद्य तेल काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब इन तेल को इसमें डाला जाता है तो ये संग्राही के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स के चारों ओर एक पतली लेयर बना लेते हैं और उसे जल से दूर कर देते हैं, यानी कि इनसे जो इनको जल विरागी प्रकृति का बना देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लें कि एक विशेष कंपाउंड जिसे हम सोडियम एथाइल जेंथेट कहते हैं, इसका भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सोडियम एथाइल जेंथेट, इसकी संरचना आप देख सकते हैं। यहाँ पर एथाइल समूह है C2H5O, C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, यहाँ पर S है, और दूसरी ओर C कार्बन से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा सल्फर है और उससे जुड़ा हुआ है सोडियम आयन। यहाँ पर सल्फर पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि सोडियम पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसे हम कहते हैं सोडियम एथाइल जेंथेट, जो कि एक संग्राही होता है। ये संग्राही जो अयस्क के पार्टिकल्स होते हैं उनको और भी ज़्यादा जल विरागी प्रवृत्ति का बना देता है, या हम कह सकते हैं इनकी जो नॉन वेटेबिलिटी है उसमें वृद्धि कर देता है। वो इस तरह से, क्योंकि जैसे कि आप इसकी संरचना देख रहे हैं, इसमें एक जो S के ऊपर, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका एक पोलर पार्ट हुआ। जबकि जो एथाइल समूह वाला पार्ट होता है, या और भी जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, एथाइल समूह के अलावा और भी दूसरे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, तो ये पार्ट होता है। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल विरागी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये दो सिरे इसमें होते हैं, तो जैसे ही इसे हम जल में डालते हैं तो यह अपने आयनों में सोडियम आयन पृथक हो जाते हैं, जबकि जो सल्फर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस तरफ से जाकर जितने भी अयस्क होते हैं उनसे जाकर ये चिपक जाते हैं, और इस तरह से उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं कि जो इनका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो बाहर की ओर होता है। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन हैं वो जल विरागी होते हैं, और इसलिए ये इन्हें बहुत ज़्यादा, जो अयस्क पार्टिकल है उसे बहुत ज़्यादा जल विरागी बना देते हैं, या हम कह लें कि इनकी जो नॉन वेटेबिलिटी है उसमें ये वृद्धि कर देते हैं। तो इस तरह से ये अयस्कों को एकत्रित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए हम इन्हें संग्राही या कलेक्टर्स कहते हैं।